हेलो, गुड इवनिंग मेरे साथियों, प्यारे बच्चों। आपकी तैयारी चरम सीमा पे है। बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम जो है सामने 15 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है आपका। आई होप कि तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। बस उसी में जो थोड़ी बोरी क्या कहते हैं, जो कमियां रह गई है या जो प्रश्न को समझने में जो दिक्कत आएगी, मैं उस प्रश्न को लेकर के आया हूँ। यानी बीएसबी का जो एग्ज़ाम 15 फरवरी से है उसके लिए है। सीबीएसई वाले भी देख सकते हैं, लेकिन सीबीएसई वाले के लिए भी आएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा इंतज़ार करिए। और अगर आप वीडियो देख लेते हैं, जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं तो उससे बाहर तो प्रश्न रहेगा नहीं, और उससे आधारित प्रश्न आएगा जो एग्ज़ाम में आएगा, छूटेगा नहीं। हम विज्ञान का साइंस जो है क्वेश्चन आपको कराते हैं, तो लेकर के हम आए हैं। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, पैटर्न हम बता दिए हैं आपको कि टोटल 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा साइंस का, जिसमें यानी 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, 80 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम लेती है, जिसमें से 40 क्वेश्चन जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, वस्तुनिष्ठ जिसको कहते हैं आप, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। उसके बाद अगर आ जाते हैं तो हम लोग लघु उत्तरीय, मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो इस तरह से आपके पास 12 क्वेश्चन रहेंगे। तो 12 दूनी 24, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो गया। बच गया आपका 16। 16 में से 2 क्वेश्चन जो रहेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री से, मतलब एक क्वेश्चन 5 मार्क्स। तो 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपका 10 मार्क्स हो गया। 2 क्वेश्चन फिजिक्स में से रहेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब में से आपका जो क्वेश्चन रहेगा, दो दो ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जिसमें से आपको करना क्या है, एक एक क्वेश्चन ही करना है लॉन्ग टाइम में, दीर्घ उत्तरीय में। ठीक, जिसमें से फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स से 6 नंबर का, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है 5 5 नंबर का रहेगा। तो यानी 5 5 10 और 6 16, 16 और 24 40, मतलब सब्जेक्टिव आपका 40, ऑब्जेक्टिव 40 मिलकर के होगा 80। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो सब्जेक्टिव है, जो 5 नंबर का जो प्रश्न पूछने वाला है, वो आप आसानी से कर ले जाएं, कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन इससे पहले हम आपका जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का बना है, फिजिक्स का भी बना है, केमिस्ट्री का भी, बायोलॉजी का भी। आज ठीक हम उसी तरह से लेकर के आए हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। आप देख लीजिए, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, आसानी पूर्वक देखिएगा, एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसे इग्नोर मत करिएगा। आप भी देखिए, अपने साथियों को भी दिखाइए, ग्रुप डिस्कशन भी करिए, एग्जाम से पहले तक स्पीड बढ़ा करके देख लीजिए। ठीक है, यानी अगर आप अपने आप को नहीं देखिएगा, अगल बगल में देखिएगा, तो एक बहुत बड़ी कहावत है कि जो बाहर को देखता है वो बिखर जाता है, जो स्वयं को देखता है वो निखर जाता है। तो आप अपनी कमी को तलाशिए, लोगों की कमी की तलाशने में मत बैठिए। आप अपनी तैयारी को देखिए, लोगों की क्या तैयारी है उसके फेरा में मत पड़िए, नहीं तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। इसलिए आप अपने आप से मतलब रखिए, अपने आप से कंपेयर यानी सेल्फिश बनिए, अपने आप का मूल्यांकन कीजिए, अपने आप को एनालिसिस करिए कि हम कहाँ हैं। ठीक है, चलिए आइए प्रश्न पे आते हैं हम लोग। प्रश्न क्या है आपका, देखिए प्रश्न है आपका 1 नंबर क्वेश्चन, यानी 2 नंबर जो क्वेश्चन है आप उसको देखिएगा। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए। नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर है 2। नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए। सबसे पहले जानिए कि नेफ्रॉन है क्या। देखिए, अगर आप सुन लेंगे तो लिखना बड़ी कमाल की बात नहीं है, बस सुन लेंगे, जो माइंड को हीट करेगा, एनालिसिस समझ में जो आएगा वही चीज़ लिखा जाता है। तो सबसे बड़ी बात हमारी है क्या कि माइंड में छप जाना चाहिए, पहले पहले यहाँ सेट हो जाए, फिर तो लिखा तो आसानी से जाएगा, छपना ज़रूरी है। और हम वही कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पे सेट कर दें। यहाँ पे जानते हैं ना ब्रेन का कौन सा पार्ट्स है, कौन सा पार्ट्स बताइए, पश मस्तिष्क कहते हैं जिसको, हिंड ब्रेन कहते हैं आप, ये वाला भाग जो है अग्र मस्तिष्क है, ये आप जान ही रहे हैं। तो नेफ्रॉन की बात अगर करें हम, तो नेफ्रॉन जो है एक स्ट्रक्चरल इकाई है। किसकी इकाई है, किडनी का इकाई है। किडनी को हिंदी में कहते हैं वृक्क। अगर आपसे पूछे कि नेफ्रॉन क्या है, तो आप खुले लफ्जों में कह दीजिएगा कि नेफ्रॉन जो है क्रियात्मक संरचना की इकाई यानी वृक्क की इकाई है, जिसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसकी जो होता, ये जो होता है
वृक्क में, किडनी में एक लंबी पट्टिका टाइप का होता है जिसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक, यानी वृक्क में जो होता है एक लंबी यानी माइक्रो सूक्ष्म लंबी जो होता है एक कुंडलती है, मतलब ट्यूब की तरह होता है, उसी को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन जो है यूनिट है किसका? वृक्क का, किडनी का। ये चित्र बना हुआ है देखिए, यानी एकदम आसान सा लफ्जों में बना लीजिएगा। वृक्क का कुछ इस तरह से बनाइए, ठीक, आराम से। ये जो वाला पार्ट्स हमारा है, ये वाला पार्ट्स को हम लोग कहते हैं, देखिए यहाँ पे दो चीज मिक्स होता है, एक होता है ग्लोमेरुलस और एक होता है बोमेन कैप्सूल, जिस मिलकर के बनता है मलपिघियन ट्यूब्यूल्स। क्या बनता है? मलपिघियन ट्यूब्यूल्स बनता है, ठीक है ना। ये याद रखिए, यानी यहाँ पे जो होता है यानी बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, और ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट्स को हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ठीक, जहां दोनों पार्ट मिल गया इसी को हम लोग कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं? सॉरी, मलपिघियन ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं? मलपिघियन ट्यूब्यूल्स। तो ये आपका स्ट्रक्चर्स है, ये नाम याद रखिए। यानी ये हमारा जो पार्ट्स है, ये आपका अंदर वाला जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस, जिसको कोशिका गुच्छ कह लीजिए, ठीक है। और ये ओपन वाला पार्ट जो है इसको हम लोग कहते हैं बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट कह लीजिए आप, ठीक। यहाँ पे जो ये धमनी है, तो किडनी, हमने कहा क्या कि ऑर्गन के हिसाब से धमनी का नाम भी बदल जाता है। किडनी को बायोलॉजी में हम लोग रेनल कहते हैं, वहां जो धमनी पाया जाता है उसको हम लोग रेनल धमनी कहेंगे। और किडनी में जो सिराएं पाई जाती है, वेन पाया जाएगा, वहां उसको हम लोग रेनल सिरा कहेंगे, ठीक। तो घबराइएगा नहीं, यानी वृक्क धमनी है यहाँ पे, और यह वृक्क सिरा है, या नीचे वाला जो है, नीचे वाला भाग उसको हम लोग सिरा कह रहे हैं, और ऊपर से जो आ रहा है इसको हम लोग धमनी कह रहे हैं, ठीक ना। चलिए, और यहाँ वाला नीचे वाला ये जब हमारा पार्ट्स है, ये आपका किससे मिल रहा है? ये आपका मिल गया किससे? बोलिए। इसको हम लोग अभी कहेंगे वृक्क धमनी कहेंगे। क्या कहेंगे? वृक्क धमनी कहेंगे, ठीक है ना। तो आप याद रखिए, आपका एक देह धमनी आया, वृक्क धमनी ये है, और वृक्क सिरा है ये, और उसके बाद नीचे से आया, इसे इसको लपेटते हुए जो है चला गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए, वृक्क धमनी कहते हैं। धमनी का मतलब समझ रहे हैं आप? वह धमनी जो शरीर में शुद्ध रक्त का संचार करता है, शुद्ध रक्त का संचार करता है, उसे हम लोग धमनी कहते हैं। जो अशुद्ध रक्त शरीर में से हृदय तक लाता है उसे हम लोग सिरा कहते हैं, ठीक। चलिए, लेकिन यही बात फेफड़ा में आते हैं तो अपोजिट हो जाता है। जो सिरा का काम होता है वो धमनी करता है, जो धमनी का काम होता है वो सिरा करता है। ये एक अपवाद है। चलिए, नेफ्रॉन के बारे में, यानी नेफ्रॉन करता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जान ली कि नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन जो है एक क्रियात्मक इकाई है, किसका? वृक्क का, किडनी का, ठीक। जो किडनी, वृक्क के अंदर में जो होता है सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिकाओं का जाल होता है। मतलब जो यानी नेफ्रॉन है वो वृक्क के अंदर एक सूक्ष्म लंबी कंडलिता, मतलब एक क्या कहते हैं उसको, ट्यूब्यूल्स टाइप का कह लीजिए, ट्यूब्यूल्स टाइप का होता है, जो जालनुमा होता है। क्या कहता है? जालनुमा होता है, उसी को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। यानी आपसे पूछे कि नेफ्रॉन किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि मानव वृक्क में या वृक्क में एक लंबी सूक्ष्म लंबी नलिकाएं द्वारा, यानी कुंडलित नलिकाएं उपस्थित होती है, जो जालनुमा होता है, उसी को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक। चलिए, दूसरी बात क्या कही? प्रत्येक नेफ्रॉन में एक प्याले जैसी रचना होती है। यानी पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट क्या लिखिएगा? पहला पॉइंट ये लिखिएगा, इसको मैं क्लीन करता हूं। पहला पॉइंट लिखिएगा कि नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन लिखने का तरीका बता, एक सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिका जालनुमा संरचना होती है। जालनुमा संरचना होती है। ये पहला पॉइंट हो गया। कहां होती है? वृक्क में। चलिए, दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि ये एक बॉल कटोरा टाइप का इसमें स्ट्रक्चर होता है, जिसका हम लोग ऊपर वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस, यानी कटोरा नुमा होता है इस तरह से। इसको कहते हैं हम लोग ग्लोमेरुलस, और ये वाला भाग को कहते हैं हम लोग बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है ना। दोनों जो मिलता है, यानी बोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? मलपिघियन ट्यूब्यूल्स, यानी ग्लोमेरुलस प्लस
बोमेंस कैप्सूल का जो सम होता है, यानी मैथ नहीं लगा देना, दोनों का जो जुड़ाव होता है उसी को हम लोग मल्पिघियन ट्यूब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्पिघियन ट्यूब्यूल। और यही मल्पिघियन ट्यूब्यूल जो है शुगर से, सॉरी, ब्लड से शुगर को सेपरेट करता है। ठीक, चलिए आइए, प्रत्येक नेफ्रॉन में एक प्याले जैसी रचना होती है जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। यह रचना कोशिका गुच्छ, यानी कोशिका गुच्छ बोले तो ग्लोमेरुलस नामक रक्त कोशिकाओं के जाल को घेरता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। यानी ग्लोमेरुलस जो है एवं बोमेन संपुट को सम्मिलित रूप से मल्पिघियन कोश कहते हैं। ठीक, यानी क्या बताइएगा कि एक कटोरानुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। और उसी में एक जालनुमा स्ट्रक्चर होता है जो ब्लड को घेरे रहता है, उसी को हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। और जो दोनों मिलता है मतलब बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इस पार्ट्स को हम लोग कहते हैं मल्पिघियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक, चलिए, नेफ्रॉन के कार्य में एक समीपस्थ एवं दूरस्थ कुंडलित भाग लेता है। समीपस्थ भाग नीचे आकार अवरोही चाप एवं प्रांतस्थ भाग से में जाकर अधिरोही चाप बनाता है। मतलब क्या समझे? देखिए, एक होता है अफरेंट आर्टरी, एक होता है इफरेंट आर्टरी। मतलब जो नलिका, मतलब आपका कुंडली जो होता है, आपका मल्पिघियन जो है, आपका ग्लोमेरुलस, जो आपका नेफ्रॉन में से जो ग्लोमेरुलस है वो आपका जो रक्त लेती है किधर की ओर? नीचे की ओर लेती है। और जो नीचे आता है इसी को हम लोग कहते हैं अफरेंट। क्या कहते हैं? अपरेंट, या इसी को प्रांतस्थ कह लीजिए। और जो ऊपर लेकर के जाता है उसी को हम लोग इफरेंट कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग इफरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इफरेंट। यानी याद रखिएगा, ऑफरेंट और एक होता है इफरेंट। प्रतिस्पर्ध यानी जो नीचे की ओर लेके जाए, और अवरोधी मतलब जो ऊपर की ओर लेकर के जाए, उसी को हम लोग इफरेंट कहते हैं। तो ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, यानी पहला पॉइंट रखिएगा, क्या रखिएगा? नेफ्रॉन जो है एक वृक्क में संरचना इकाई है, जो हर वृक्क में एक सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिका जालनुमा होती है, उसी को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। इसके अंदर जो होता है एक कटोरा जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। उससे उसके बगल में जो है जालनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। और बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस जहाँ अटैच होता है उसी को हम लोग मल्पिघियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इतना लिख लीजिएगा और ये स्ट्रक्चर बनाइएगा तो आपका नंबर 5 में 5 आएगा, कोई काटेगा नहीं। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। अरे पूरे कट गया हो, पूरे कट गया बाबू, एक ला रहे हम। पूरा ही क्वेश्चन कट गया, सॉरी, इसके लिए असुविधा के लिए खेद है हमें। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। देखिए, प्रश्न क्या आपका? देखिए कह रहा है क्या, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में 5 अंतर लिखे। तो सबसे पहले जानिए कि लैंगिक क्या होता है और अलैंगिक क्या होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो लैंगिक बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, और अलैंगिक बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। इसका मतलब ये हुआ कि लैंगिक में 2 बॉडी का होना जरूरी है, मतलब मेल और फीमेल दोनों होना जरूरी है। और अलैंगिक की बात करें तो सिंगल पेरेंटल बॉडी से ही रिप्रोड्यूस कर जाएगा, इसी को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। क्या रखिएगा? लैंगिक जनन वह विधि है जिसमें नर और मादा का युग्मज होना जरूरी है, मतलब फ्यूज होना जरूरी है। ठीक, नर जो होता है स्पर्म रिलीज करता है और मादा जो होता है ओवम रिलीज करता है, ये याद रखिएगा। अलैंगिक में यूनिपेरेंटल होता है, मतलब एक ही माता भी होता है और एक ही पिता होता है, यानी एक ही बॉडी से, अपने सिंगल बॉडी से रिप्रोड्यूस हो जाएगा, प्रजनन हो जाएगा, उसी को हम लोग अलैंगिक कहते हैं। लैंगिक जनन में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, मतलब अंतर देखने को मिलेगा, जबकि अलैंगिक जनन में वेरिएशन न के मात्रा में होता है, कम से कम वेरिएशन होता है। तो आप दूसरे पॉइंट लिख सकते हैं कि लैंगिक में वेरिएशन देखने को मिलता है, मतलब अंतर देखने को मिलता है, जबकि अलैंगिक में अंतर नहीं देखने को मिलता, मतलब जो पेरेंट्स होता है उसी तरह से बच्चा होता है। और लैंगिक में पेरेंट से अलग हो सकता है, पेरेंट का कॉपी भी हो सकता है, यानी 2 कॉपी तो नहीं, कुछ ना कुछ वेरिएशन, जैसे आँख का कलर हो गया, आईब्रो हो गया, नोज हो गया, एयर लोब हो गया, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा, इसी को कहते हैं अंतर। ठीक है, चलिए तो हम लोग आ जाते हैं
जब भी एग्जाम में लिखिएगा तो एक टेबुलर फॉर्म में लिखिएगा। क्या लिखिएगा? टेबुलर फॉर्म में लिखिएगा, यानी टेबल नुमा बना करके लिखते हैं। इससे पॉइंट बाय पॉइंट दर्शाने में भी मजा आता है और अच्छा लगता है। तो सब एक जगह लिख लीजिएगा अलैंगिक जनन, और एक जगह लिख लीजिए क्या? लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन में एक कोशिका अथवा एक जनक भाग लेते हैं। मैंने वही बताया, यूनिपेरेंटल बॉडी यानी एक ही कोशिका इसमें फ्यूज करते हैं और वहीं से क्या होता है? जनन होता है। लैंगिक की बात कर ले तो लैंगिक जनन जो है, लैंगिक जनन में दो कोशिकाओं अथवा दो युग्मकों जो एक जनन अथवा दो विभिन्न जनकों से उत्पन्न होते हैं। मतलब क्या? ये किताबी भाषा है। आप सिंपल भाषा में ये लिखिएगा कि जो लैंगिक जनन होता है इसमें दो बॉडी आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है। युग्मज होता है, मिलन होता है, ठीक है, नर और मादा, उसी को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे जनक का पूरा शरीर अथवा एक कोशिका या पर्वत जनन इकाई हो सकती है। क्या मतलब समझे? यानी अलैंगिक जनन में, यानी अलैंगिक जनन में, अलैंगिक क्रिया में एक ही बॉडी कोई एक पार्ट से या पूरे बॉडी इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक। और लैंगिक जनन की बात कर ले हम लोग तो इसमें जनन इकाई को युग्मक कहते हैं जो एक कोशिकीय तथा हैप्लोइड होता है। हैप्लोइड कहने का मतलब, जैसे देखिए मेल का सिंबल इस तरह से करते हैं हम लोग, और फीमेल का सिंबल ये है। मेल जो है स्पर्म रिलीज किया और फीमेल ओवम रिलीज किया। इसमें जो न्यूक्लियस की संख्या होता है यानी सिंगल एन, और इसमें भी न्यूक्लियस की संख्या जो होती है सिंगल एन, यानी न्यूक्लियस की संख्या आधा होना ही कहलाता है हैप्लोइड। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि नर युग्मज में और मादा यानी नर गैमिट और मादा गैमिट्स में जो न्यूक्लियस होते हैं कितना होता है? तो सिंगल होता है, और इसी सिंगल न्यूक्लियस होने के कारण इसको हैप्लोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैप्लोइड कहा जाता है, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट क्या है? इस प्रक्रिया में केवल समसूत्री विभाजन ही होता है। सोमैटिक मतलब बॉडी का ही क्या होता है, यानी सोमैटिक इसको क्या बोल सकते हैं आप? मियोसिस। इसमें होता है मियोसिस, यानी कोशिका का ही विभाजन होता है, और इसमें जो होता है मियोसिस और माइटोसिस दोनों होता है। क्योंकि आप कह सकते हैं कि इसमें जो है न्यूक्लियस का भी विभाजन हो रहा है, इसीलिए इसको बोला गया माइटोसिस। जिसमें सिर्फ कोशिका भी का विभाजन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मियोसिस बोलेंगे, समसूत्री। और जिसमें न्यूक्लियस केंद्रक का विभाजन होगा उससे हम लोग क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं। ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट क्या करा? इसमें जननांग का निर्माण नहीं होता, मतलब सेक्स ऑर्गन का निर्माण इसमें नहीं होता है असेक्सुअल में, और इसमें जो है सेक्स ऑर्गन का निर्माण होता है। इसमें जननांग का निर्माण मुख्य रूप से होता है, जिसमें लैंगिक में होगा, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या करा? अलैंगिक का, इसका कोई क्रम विकासीय महत्व नहीं है, मतलब इसका जो डेवलपमेंट एक विकास ऑर्गेनिज्म में नहीं जाता है। जबकि लैंगिक की बात करेंगे तो इसके द्वारा जातियों में विभिन्नता उत्पन्न होती है, अतः इसका महत्व है। यानी विभिन्नता, हमने बताया आपको कि लैंगिक जनन होगा उसमें विभिन्नताएं पाई जाएगी, अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं जो है कम पाई जाएगी, मतलब ना का मात्रा होता है, पाया ही नहीं जाता है। ये याद रखिएगा, मतलब पेरेंट्स की ही तरह ऑफ स्प्रिंग होता है। देखिए एक होता ऑफ स्प्रिंग और एक होता है क्लोन। तो क्लोन हम लोग अलैंगिक के लिए इस्तेमाल करें, यानी क्लोन का मतलब बेटा या बेटी, यानी बेटा या बेटी को हम लोग क्लोन कहेंगे। और क्लोन जो होता है अलैंगिक जनन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ऑफ स्प्रिंग की बात करें तो ऑफ स्प्रिंग का मतलब ही होता है बेटा या बेटी। ये लैंगिक जनन में हम बात करते हैं, यानी लैंगिक जनन जो मेल बॉडी और फीमेल बॉडी जो फ्यूज करता है, जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, जो बेबी ग्रोथ करता है, उसी बेबी को हम लोग ऑफ स्प्रिंग कहेंगे, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। देखिए प्रश्न क्या है? अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? तो सबसे पहले जानिए अवतल दर्पण जो है, देखिए अवतल दर्पण की हम अगर बात करें तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है बताइए? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा। क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा, यानी रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड बनता है। एक केस ऐसा है जो अवतल दर्पण में काल्पनिक और सीधा बनता है। वो कब? जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो बनता है हमारा कहाँ? दर्पण के पीछे काल्पनिक और सीधा। ये याद रखिएगा। अवतल दर्पण की एक खास बात ये है, ये क्या करता है ना, इस
ये वस्तु यानी इस पे ये जो वस्तु का इसका जो इमेज बनता है वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से बड़ा बनता है। अगर हम पोजीशन चेंज करते जाएंगे तो प्रतिबिंब का आकार भी क्या होगा, चेंज करते चला जाएगा, बड़ा बनता है। यानी प्रतिबिंब बड़ा बनने के कारण इसका प्रयोग हजामती के रूप में भी किया जाता है। इसका प्रयोग आप डेंटिस्ट द्वारा भी किया जाता है, यानी दांत के द्वारा भी किया जाता है। उस सर्जरी वगैरह में या दांत के अंदर में होल है, कैविटी है, इसको चेक करने के लिए, तो ये याद रखिएगा। ठीक, दूसरी बात है, पॉइंट तो बहुत है, अवतल दर्पण का प्रयोग जो है सोलर कुकर के रूप में भी किया जाता है, ये भी एक ख्याल रखिएगा। दूसरा बात, हजामती तक क्यों किया जाता है तो देख लीजिए। अवतल दर्पण में एक बीम को फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका आभासी सीधा और बीम से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समझ में आएगा बात? यानी इसके जो वस्तु है को अगर हम फोकस और पोल के बीच में रख देंगे तो हमारा इमेज बनेगा सीधा, यानी सीधा को इंग्लिश में कहेंगे इरेक्ट, बनेगा वर्चुअल, काल्पनिक। इसीलिए यानी वस्तु हमारा इमेज कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से प्रतिबिंब की जो आकार होगी क्या होगी, बड़ा होगी। तो हजामती बनाने में क्या होगा, आसानी होगा, सहूलत होगा। इसीलिए सैलून में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उस तरह से सेट किया जाता है पोल और फोकस के बीच में कि ऑब्जेक्ट रखा जाए, और ऑब्जेक्ट जब उस बीच में रखेगा तो उसका इमेज क्या होगा, बड़ा बनेगा, जिससे हजामत करने में क्या होगी, सैलून वाले को आसानी होगी। आई बात समझ में? चलिए, यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यानी हमने अभी आपसे बताया कि आपसे पूछ दे कि अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक और सीधा बनता है क्या? हमेशा, यानी वास्तविक जब लग जाए तो उल्टा बोलेंगे, और काल्पनिक लगेगा तो काल्पनिक के साथ सीधा लगेगा। ठीक है, तो आपसे प्रश्न ये बन सकता है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक भी होता है और वास्तविक भी होता है। ठीक, काल्पनिक कब होगा, जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो बनेगा हमारा मिरर के पीछे, और काल्पनिक और सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये माइंड में रखिएगा। ठीक, वही चीज़ है, मतलब मैं जितना पॉइंट बोल रहा हूँ इसका सुन लीजिएगा, बस वही 2 कॉपी एग्जाम में कॉपी पर नोट कर दीजिएगा, छाप दीजिएगा, नंबर पूरा के पूरा मिलेगा। ठीक है, चलिए घबराइएगा नहीं, किताबी लैंग्वेज में पढ़िएगा तो फंस जाइएगा। यानी परीक्षार्थी यथासंभव लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। यानी क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कहां बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या रहा, ओम के नियम को लिखे, एमीटर एवं वोल्टमीटर द्वारा इस नियम की जांच करें। तो ओम के नियम, तो ये याद रखिएगा, ओम के नियम में आपसे पूछेगा कि किस ताप पर, इसमें यानी रिलेशन आया था विभवांतर का, रिलेशन आया प्रतिरोध का, रिलेशन आया विद्युत धारा का, दोनों के बीच का रिलेशन जो है आया है, किसके बीच में आया है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब अचर ताप पर आया है। तो ओम का नियम पहले कहिए, अचर ताप पर किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा की शक्ति चालक में उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या ओम्स लॉ पहला बोला कि कोई धारा है, तार है, इसमें विद्युत धारा प्रवेश कर रही है, और जब प्रवेश कर रही तो ये विद्युत धारा का हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ये जो होगा आई वो समानुपाती हुआ किसका, विभवांतर का। ये कहा है कब, जब ताप को कांस्टेंट रख दीजिएगा। क्या करिएगा, ताप को कांस्टेंट रखिएगा, मतलब अचर ताप पर। टेम्परेचर क्या है, अचर है। ठीक है, तो अचर पे जो हमारा जो है वोल्ट है वो विभवांतर है, और प्रोपोर्शनली है किसके, आर के। अगर मान लो इसको रोकने वाला कोई नहीं होगा तो वोल्ट और करंट बढ़ता चला जाएगा। इसको कंट्रोल करने के लिए, यानी आपने पढ़ा होगा, कहीं भी पढ़ा होगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कोई कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए आता है रेजिस्टेंस। क्या आता है, रेजिस्टेंस। तो V बराबर क्या हो गया, IR। V बराबर क्या हो गया, IR। तो आप बताइए यहाँ जहाँ पे V क्या है, ये है विभवांतर, I क्या धारा है, R जो है ये प्रतिरोध है। ठीक है, तो यानी ओम्स लॉ जो है, ओम्स लॉ वोल्ट के बीच, एनर्जी के बीच संबंध बताया, किस पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब अचर ताप पर बताया। तो यहां से ओम्स लॉ से हमारा निकल गया, ओम्स लॉ से V = IR, V = IR। ठीक है, चलिए इसी में एक चीज जोड़ दिया आपको, क्या जोड़ा है, तो आप इसके बारे में लिख लीजिएगा। क्या लिखेगा, जहां पे यानी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ के अनुसार किसी विद्युत
कंडक्ट करने वाली चालक वायर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वो भी जो विद्युत धारा प्रवाहित की गई वो जो है प्रोपोर्शनलिटी है, समानुपाती है किसके, विभवांतर के। याद रखिएगा किस ताप पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। यहां तक पॉइंट हो गया। अब वहां से एक रिलेशन आ गया V इक्वल टू आई आर, जहां पे V क्या है, V है विभवांतर, I क्या है धारा, R क्या है प्रतिरोध। विभवांतर का यानी ऐसा मात्रा क्या होता है वोल्ट, धारा का विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है एम्पियर, और प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है ओम। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक। वहीं पे आपको एक चीज जोड़ दिया क्या, एमीटर और वोल्टीमीटर। तो एमीटर जो है ना, एमीटर जो है वो करंट को मेजर करता है, और वोल्टमीटर जो है किसको मेजर करता है, वोल्टमीटर जो है आपका, वोल्टमीटर विभवांतर का मेजर करता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज पॉइंट बता दूं आपको, जैसे मान लीजिए सर्किट है, ये है प्रतिरोध, ठीक है बहुत, चलिए ये है मान ले आपका बैटरी जोड़ दिए। अब आपसे पूछेगा कि एमीटर कहाँ कनेक्ट होगा, तो एमीटर को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं और वोल्ट मीटर को बी से। तो एमीटर जो होता है जिधर से करंट सप्लाई होगा, मतलब प्रतिरोध जो है उसी प्रतिरोध की दिशा में ही होता है, यानी एमीटर आप कह लीजिए कि ये एमीटर हो गया। तो इसका मतलब एमीटर, और ये क्या है सीधी रेखा है, और सीधी रेखा को हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम। क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं, ये याद रखिएगा। और वोल्ट मीटर जो होता है वो प्रतिरोध के पैरेलल होता है। वोल्ट मीटर क्या होता है, प्रतिरोध के पैरेलल, ये याद रखिएगा। तो आपसे एक पॉइंट समझ में आ गया कि वोल्ट मीटर को कहां पे कनेक्ट किया जाता है, प्रतिरोध के सामने, ठीक है। और एमीटर को कहां कनेक्ट किया जाता है, प्रतिरोध के साथ में। इसका मतलब जो सामने वाला होता है इसी को आप हिंदी में कहते हो समांतर। क्या कहते हो, समांतर। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्ट मीटर जो है वो जुड़े होते हैं प्रतिरोध के समानांतर, और अमीटर जुड़े होते हैं प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो वही चीज है, एमीटर क्या करता है, समझ में आ गया। एमीटर जो है विद्युत धारा को मापता है, और प्रतिरोध जो है किसको, प्रतिरोध वोल्ट मीटर को मापता है, ठीक। यहीं पे एक चीज आ जाएगा गैल्वेनोमीटर। क्या आएगा, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर भी विद्युत धारा का ही मापता है, लेकिन ये मिनिमम विद्युत धारा का मापता है, और एमीटर जो है मैक्सिमम विद्युत धारा का मापता है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, यानी जहां पे आपको डाउट आएगी मैं वहां पे खड़ा नजर आऊंगा, भले आप मुझे देख नहीं रहे। हमारे और आपके बीच जो दूरी है, ठीक, सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रीन का ही दूरी है, बाकी और ज्यादा दूरी नहीं है। यहां पे अगर ये चीज लिखा, कहीं कहीं लिखा रहता इस तरह से, ऐसे लिखा रहता, तो इसका मतलब ये होता है रियो स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रियो स्टेट। रियो स्टेट का मतलब होता है वेरिएबल प्रतिरोध। वेरिएबल प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध क्या होगा, चेंज करते रहता है, इसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल प्रतिरोध, ठीक है। यानी हम क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको पूरी बात चैप्टर को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। एमीटर और वोल्ट मीटर कनेक्ट करके, एमीटर कैसे कनेक्ट होगा, प्रतिरोध के सीधे रेखा में मतलब श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर प्रतिरोध के सामने पैरेलल समांतर क्रम में, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े, यहां तक क्लियर हुआ, आइए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे इस तरह के प्रश्न आए तो कैसे बनाइएगा, घबराना नहीं है, बिल्कुल तरीका ये करना। विद्युत धारा I का मान ज्ञात करना है इसमें। तो देखिए आपका दिया हो इस तरह से, कुछ हम बनाते इधर पे, ठीक है। चलिए यहां से दे दिया है। देखिए सबसे पहले क्या है ना कि समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम पकड़ना सिखाते हैं आपको। यहां जो है करंट जा रहा है, यहां तक करंट आया, जैसे ही यहां करंट पहुंचा तो यहां रास्ता दो नजर आ गया। क्या आ गया, दो नजर आ गया। तो अब बताइए यहां पे अगर आपको पता नहीं हो, कहीं जाना हो, आज जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं रास्ता आपको पता नहीं है कि कौन रास्ता हमारा मार्ग सही होगा, तो आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मान ली कि आपको जाना है इसमें और गलती से चले गए इसमें, ठीक, तो गलती से इसमें चले गए तो फिर वहां से आगे जाकर किसी से पूछिएगा कि हमको जाना है कहीं और, तो बताएगा कि रास्ता तो पीछे रह गया, तो आप वापस आएंगे, इधर आएंगे। तो बताइए आपका एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या नहीं हुआ, लॉस हुआ या नहीं हुआ। तो ठीक उसी तरह से आप श्रेणी क्रम में पकड़िएगा। श्रेणी क्रम उसको कहते हैं जहां पे विद्युत धारा सेम हो, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट ना करे, लगातार चल रहा है तो चल रहा है। जैसे ही यहाँ विद्युत धारा पहुंचा, I पहुंचा, यहाँ आकर के बट गया, इसमें चला गया मान लो I1 और यहाँ आ गया I2, यानी विद्युत धारा का बंटवारा हो गया। तो इसका मतलब ये जो है आपस में क्या है, समानांतर क्रम में है, याद रखिएगा। यानी विद्युत धारा का बंटना समानांतर क्रम का प्रतीक है, ठीक है। चलिए
अब ये दोनों की बात करिए, ये और ये प्रतिरोध का, ये तो दोनों यानी जो करंट, यहाँ कोई भटकाव नहीं है, एक ही रास्ता है, मतलब करंट भटकेगा नहीं, सीधी गमन करेगा। तो यहाँ पे आपका जो दोनों है किस में है, श्रेणी क्रम में है। फिर इसकी बात करेंगे तो ये दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो अब जोड़ लीजिए, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, आर इक्विवेलेंट को ही आप समतुल्य प्रतिरोध कहते हो, R1 प्लस R2, यानी जितना प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में सबको आपस में जोड़ दो। तो ये दोनों आपका श्रेणी क्रम और ये दोनों आपका श्रेणी क्रम, तो क्या हो जाएगा 112 ऊपर, चलिए 112 हो गया। R1 प्लस R2 कितना हो गया 1 + 1, ये 2 ओम हो गया। ठीक, इसकी बात करेंगे तो ये भी आपका क्या हो गया R इक्विवेलेंट 2 ओम। अब दोनों आपस में किस में हो गया, दोनों जो है आपस में समानांतर हो गया। दोनों किस में, 2 ओम और 2 ओम, ये दोनों आपस में किस में हो गया, समानांतर में हो गया। और नीचे तो आपका दिया हुआ तीनों किस में है, श्रेणी में है। तीनों किस में है, 3 ओम 3 ओम 3 ओम, किस में है बताइए, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना आ गया बताइए, R इक्विवेलेंट यहाँ है 15 आपका, और यहाँ कितना है बताइए। ये वोल्ट की बात करेंगे तो कितना वोल्ट हो जाएगा, 15 वोल्ट। पहले इसको निकाल लीजिए, आपका दो आपका सर्किट ऊपर में था 2 ओम, ये दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लीजिए समतुल्य प्रतिरोध। तो 2 × 2 कितना 4 और 2 + 2, आप ऐसे निकाले होंगे 1/R1 1/R इक्विवेलेंट, यानी 1/R1 + 1/R2, यानी इसको आपने R1 बोला, इसको R2 बोला। तो जब दो प्रतिरोध आप समानांतर क्रम में जोड़ा रहेगा तो उसके लिए समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लीजिए, R इक्विवेलेंट बराबर है R1 + R2/R1 + R2। ठीक है, डायरेक्ट उतना करने की जरूरत नहीं है, पुट कर दीजिए। 2 × 2 कितना हो जाएगा 4/2 + 2, ये हो जाएगा ओम 1 ओम। चलिए अब ये तो ऑलरेडी सीरीज में है, उसके बाद यहां भी क्या आ जाएगा, सीरीज में आ गया। तो कितना हो जाएगा बताइए, आपका जो है बोलिए कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध है 3 + 3 + 3 9। टोटल प्रतिरोध सर्किट में बताइए, ये तीनों आपस में श्रेणी में, और इसको निकाल लिए तो ये भी आपका किस में आ गया, एक श्रेणी में आ गया। तो 3 + 3 + 3 + 1 कितना हो जाएगा, ये 10। और टोटल वोल्ट कितना हो गया, भी टोटल आपका निकल गया, ये तीनों श्रेणी में जुड़ा हुआ है, 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, कितना वोल्ट हो गया 15 वोल्ट। आपने ओम्स लॉ से जाना, आपका ओम्स लॉ इक्वल टू क्या होता है, V = IR। तो आपको वोल्ट पता है, प्रतिरोध पता, I पूछा आपसे, धारा पूछा, तो I क्या हो जाएगा V/R। V का वैल्यू कितना बताइए 15, और R का वैल्यू कितना 10। तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1.5 एम्पियर हो जाएगा। आई बात समझ में, यानी इसमें धारा का मान पूछा, I का मान पूछा है, तो I कितना हो जाएगा, I = 1.5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, देख लेता और आगे क्वेश्चन है, नहीं है क्वेश्चन, अब आपका होता है कंप्लीट। बने रहिए ज्ञानगर यूट्यूब चैनल से, एग्जाम में अच्छा स्कोर आएगा, बिहार बोर्ड सामने में है। जो भी आपको दिक्कत आए, ज्ञानगर के यूट्यूब चैनल पे से नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जहाँ तक होगा यथासंभव मैं आपकी सहायता मदद करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, लगे रहिए ज्ञानगर यूट्यूब चैनल से, आप भी देखिए, दोस्तों को भी दिखाइए। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। ज्ञानगर यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।